अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आवाज क्लियर आ रही है बच्चों और स्क्रीन दिख रही है? चलें जी, जबरदस्त। मुझे सिर्फ आपके अगले 15-20 मिनट चाहिए। हमने कैप 7 में जो 2-3 क्लासेस ले चुके हैं अब तक, उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसको बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम उसको इंशाल्लाह क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इसलिए बिकॉज हमारे पास जितनी भी चीज़ें आती हैं ना पेपर में, वो बड़ी लिंक्ड होती हैं आपस में, ठीक है? तो जब तक हमें स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, हमारे लिए थोड़ा सा उसको रिटेन करना या पेपर में सवाल पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये दो चीजें, पूरा कंपनीज एक्ट, आपका पूरा कंपनीज एक्ट प्यारे बच्चों इन दो चीजों के अराउंड इवॉल्व होगा, सही है? वो दो चीजें क्या है? सबसे पहली चीज जो हमें ये देखनी है वो ये है कि व्हाट इज कंपनी। मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक ऐसी कंपनी जो कि फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड हो। एंड का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है दोनों रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है, सही है? और हमने लास्ट 3 क्लासेस में इन्हीं दो वर्ड्स को लेके चले हैं और अगली भी हमारी जो इंशाल्लाह 6-7 क्लासेस होंगी वो इन्हीं दो वर्ड्स को लेके चलेंगे, ठीक है? तो कंपनी क्या है? कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और दी कंपनी लॉ। दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, पहला वर्ड है फॉर्म, दूसरा वर्ड है रजिस्टर्ड, सही है? ये कंपनी की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो हमारे पास सेक्शन 14 आ जाता है जो कि कहता है मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। अगर आपने कंपनी बनानी है तो आप कौन सी कंपनी बना सकते हैं, इसके लिए सेक्शन 14 है। तो डेफिनेशन से हम सेक्शन 14 की तरफ जा रहे हैं। फिर अगर आपने तय कर लिया कि आपने कौन सी कंपनी फॉर्म करनी है, तो फिर अगला प्रोसेस होगा कि आपने कंपनी को रजिस्टर्ड करना होगा, सही है? तो रजिस्टर्ड के ऊपर हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 16, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सही है? अच्छा, आगे चलते थोड़ा सा, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें कि यार कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर करनी किसको है। अगर एक कानून आया है, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसका नाम कंपनीज एक्ट 2017 है, और अगर एक कानून है तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कानून अप्लाई किन लोगों के ऊपर होगा, सही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमें सेक्शन 14 या सेक्शन 12 से पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमारे लिए ये है, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर्ड सर्टन एसोसिएशन पार्टनरशिप एज कंपनी, सही है? तो ये एक ऐसा सेक्शन आ गया जिसके लिए अगर किसी बंदा कोई बिजनेस कर रहा है और वो ये देखेगा क्या उसको कंपनी फॉर्म करना मैंडेटरी है उसके लिए या नहीं, वो सबसे पहले कौन सा सेक्शन देखेगा? वो सेक्शन 9 देखेगा। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 की रिक्वायरमेंट क्या है? नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी, सही है? अच्छा, सेक्शन में भी अगर आप देखें एसोसिएशन पार्टनरशिप का वर्ड यूज हो रहा है, और अगर आप रिक्वायरमेंट में भी देखें तो एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी का वर्ड यूज हो रहा है, कंपनी का वर्ड यूज नहीं हो रहा, सही? कंपनी का वर्ड कब होगा? कंपनी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? वो जो कि फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड हो एज पर कंपनीज एक्ट, सही है? तो अगर कोई एसोसिएशन है, अगर कोई पार्टनरशिप है, अगर कोई एंटिटी है और उसमें कितने से कितने ज्यादा लोग हैं, 20 से ज्यादा लोग हैं, सही है? ये पर्संस क्या होंगे इसको भी हमने देखना है। शैल बी फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड हो ही नहीं सकती फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी और बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स देयरऑफ। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, 20 से ज्यादा लोग हैं और वो 20 से ज्यादा लोग इसलिए जुड़े हैं ताकि कोई प्रॉफिट कमा ले, कोई गेन कमा ले, उन लोगों के ऊपर सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा। उनकी ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है कि उनको कंपनी फॉर्म करना लाजमी है, सही है? अनलेस it is registered as a company under this act and any violation of this section shall be an offense punishable under this section। तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने क्लास में एक एग्जांपल डिस्कस करी कि अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस है, तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के पास तो भाई 20 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है? और एक प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं, लेट्स से। तो अगर 20 से ज्यादा लोग हैं और पार्टनरशिप है, तो अगर 20 से ज्यादा लोग हैं, पार्टनरशिप है, तो क्या आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाना जरूरी है? प्यारे बच्चों जल्दी छेती छेती, क्या उसको एज अ कंपनी रजिस्टर करवाना जरूरी है? भाई देखे ना, 10-12 टीचर्स हैं, 5-6 एडमिन में बैठे हुए हैं, 3-4 मार्केटिंग में बैठे हुए हैं, 2-3 फाइनेंस में बैठे हुए हैं, तो 20 से तो ज्यादा लोग हो गए। तो क्या सेक्शन 9 इनके ऊपर अप्लाई होगा? नहीं सर, सेक्शन 9 अप्लाई क्यों नहीं होगा? सेक्शन 9 इसलिए अप्लाई नहीं होगा प्यारे बच्चों, द रीजन इज कि जिन्होंने ये पार्टनरशिप करी है वो 20 लोग नहीं है, सही है? जो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो टीचर्स या एडमिन्स वगैरह में या फाइनेंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो 2 या 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चूंकि ये 2 से 3 बंदे 20 से कम है, तो इनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एक कंपनी बनाए। क्या याद है? बात समझ आती है? अच्छा, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस है और एक्सेप्शन बड़ी जबरदस्त है। एक्सेप्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। ये जो सेक्शन है हमारे पास ये अप्लाई नहीं होगा। किन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? पहली चीज,
एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन अ पार्टनरशिप। क्यों अदर देन अ पार्टनरशिप? बिकॉज पार्टनरशिप को उसने अलग से कवर किया हुआ है। फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। तो यहां पे आपको वर्ड दिख रहा है एसोसिएशन का। इस एसोसिएशन के ऊपर प्यारे बच्चों एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि अगर आप कोई एसोसिएशन है और अगर ऑलरेडी आप पाकिस्तान के या फेडरल गवर्नमेंट के किसी और कानून के तहत बन चुके हैं, तो आपके ऊपर लाजमी नहीं है, आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि आप अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो। एक कंपनी के ऊपर दो कानून अप्लाई नहीं हो सकते, एक एसोसिएशन के ऊपर दो कानून अप्लाई नहीं हो सकते, सही है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी कानून के तहत बने हुए हैं तो आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या थी? इसकी एग्जांपल हमारे पास थी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान में। क्लास में 4-5 एग्जांपल डिस्कस करी थी। आईकैप अपने कानून के तहत बना हुआ है, तो चूंकि आईकैप भी एक बॉडी है, मेंबर सारे मिले हुए वहां पे, लेकिन वो कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं बनी हुई, सही है। तभी आईकैप की अगर आप देखें तो आईकैप का कोई बोर्ड नहीं है, आईकैप के डायरेक्टर्स नहीं है, आईकैप के शेयर होल्डर्स नहीं है। आईकैप के क्या है? आईकैप के काउंसिल मेंबर है। तो काउंसिल का वर्ड कहां से है? काउंसिल का वर्ड तो पूरे कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ, इसलिए बिकॉज आईकैप अपने कानून के तहत बना हुआ है। चूंकि वो अपने कानून के तहत बन गया है तो उसके ऊपर अब कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अ जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस, सही है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, बिजनेस भी कर रही है तो इसका मतलब गेन भी है, और ज्वाइंट फैमिली है तो इसका मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 20 से ज्यादा लोग हैं। तो अगर 20 से ज्यादा लोग हैं और बिजनेस भी कर रही है, तो अगर मैं रिक्वायरमेंट को देखूं तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो उसको रजिस्टर होना चाहिए। नहीं, उसको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक्सेप्शन दे दी है कि अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली कर रहे हैं और एक ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं और वहां पे भले आपके मेंबर्स या पर्सन, ये जो पर्सन है ये 20 से ज्यादा भी हो जाए, आपको कंपनी फॉर्म करने की या कंपनी रजिस्टर करने की, कंपनीज एक्ट में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। तीसरी एग्जांपल, a partnership of two or more joint families where the total number of the members of such families excluding the minor members does not exceed 20। तो अगेन एक पार्टनरशिप होने जा रही है, और जब वो पार्टनरशिप है दो जॉइंट फैमिली के दरमियान, अगर उसके मेंबरान 20 से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब है आपको कंपनी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं दो खानदानों के बीच में और वहां पे मेंबरान की तादाद 20 से ज्यादा हो गई है, आपके ऊपर रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगी, आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ जाएगी। अच्छा, अगर पार्टनरशिप है दो से ज्यादा जॉइंट फैमिली की, ठीक है, और जो मेंबरान है वो 18 है, क्या उनको कंपनी एक्ट के तहत फॉर्म और रजिस्टर होने की जरूरत है? चले बच्चों जल्दी छेती। क्यों नहीं है? बिकॉज वो एक्सेप्शन पे तो आएगा ही नहीं, वो रिक्वायरमेंट पे आएगा, और रिक्वायरमेंट पे आके कहेगा कि मेरी पार्टनरशिप है लेकिन चूंकि 20 से ज्यादा लोग नहीं है तो मुझे तो कंपनी फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं। तो मेरा आंसर राइट हैंड साइड से नहीं होगा, मेरा आंसर लेफ्ट हैंड साइड से होगा, सही है। मैं रिक्वायरमेंट से लिख लूं। तो आईकैप अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूज करे कि दो जॉइंट फैमिली है, तो आप ये वाला सेक्शन ना लिखेगा, बिकॉज आप तो प्राइमरीली रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आके अप्लाई हो जाएंगे, और वहां पे आप ये कह देंगे कि भाई हमें तो 20 से चूंकि ज्यादा लोग हैं ही नहीं और भले पार्टनरशिप है तो हमें तो कंपनी फॉर्म करने की जरूरत है ही नहीं। आखिरी एक्सेप्शन, आप पार्टनरशिप फॉर्म, ये जो पार्टनरशिप लिखा हुआ है इसकी एक और एक्सेप्शन, आप पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज लॉयर अकाउंटेंट्स। मैं आपके सामने इसमें पीडब्ल्यूसी का एग्जांपल रखता हूं। पीडब्ल्यूसी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके जो पार्टनर्स हैं वो 100-150 से ज्यादा है, लेकिन वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी हुई। अगर मैं ये रिक्वायरमेंट देखो तो इस रिक्वायरमेंट में पूरा उतरती है, लेकिन एक्सेप्शन में पूरा नहीं उतरती। क्यों नहीं उतरती? बिकॉज यहाँ पे उनका कानून आईकैप ऑर्डिनेंस के तहत जब ये प्रैक्टिसिंग फर्म्स बनती है तो इसका कानून मना करता है कि आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन ही नहीं सकते। तो जब एक कानून ऑलरेडी आपको कह रहा है कि आप कंपनी नहीं बन सकते, तो दूसरा कानून कैसे आपको कह सकता है कि आप कंपनी बन जाए? ये तो कानून में आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, इसके ऊपर हम क्विकली एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, और इलस्ट्रेशन बड़ी जबरदस्त है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, अगर आपके पास पेपर में सवाल आता है, ठीक है, इन एन एमबीए क्लास 28 class fellow decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisors। हाँ जी प्यारे बच्चों, मुझे बताएं, क्या इनके ऊपर इनको कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट करना जरूरी है? क्या इनके ऊपर सेक्शन 9 अप्लाई होगा? मैं आपके सामने सेक्शन 9 रख देता हूं सामने। क्या इनके ऊपर प्यारे बच्चों सेक्शन 9 अप्लाई होगा? यस सर। तो अब सेक्शन 9 को हम देख लेते हैं। नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20 पर्सन, मोर देन 20 पर्सन, कितने लोग हैं? 28 लोग हैं। शैल बी फॉर्म, ये फॉर्म करना चाह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। सही है, एनी बिजनेस कौन सा बिजनेस है? मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एडवाइजरी है।
for the purpose of acquisition of gain by the association, partnership or entity unless it is registered as a company under this act। सही है। तो हमने क्या करा, सवाल पढ़ा, सवाल के बेसिस पर हमने रेलेवेंट सेक्शन लिखा। अब इसकी परफेक्ट ड्राफ्टिंग क्या होगी प्यारे बच्चों, ये इसकी परफेक्ट ड्राफ्टिंग है। पेपर में आपने कैसे करना होगा, पेपर में आपने सबसे पहले ये सेक्शन लिखना होगा और अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी उस सेक्शन को आपने ड्राफ्ट करना होगा। सही है। ड्राफ्ट कैसे करूंगा, एज द पर्सन। सही है। खुदा का वास्ता है मेंबर का या शेयर होल्डर का वर्ड यूज ना करेगा। सही है। क्यों, बिकॉज अभी ये कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड हुई नहीं है। मेंबर और शेयर होल्डर कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। कंपनीज एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा, कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा। अगर एक ख्याली पुलाव बना रहे हैं तो इनको आप पर्सन से रेफर करेंगे, उसको आप कभी भी मेंबर या शेयर होल्डर से रेफर नहीं करेंगे। एज अ पर्सन हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एज अ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एडवाइजर, they have the obligation to register such partnership as company because of the following reason। दो reason, persons are more than 20 with the object of acquisition of gain। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट ड्राफ्टिंग हो जाएगी जिसके बेसिस पे हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर में सवाल जहां आएगा, सवाल के ऊपर आपने रेलेवेंट सेक्शन लिखना है, सेक्शन की इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन लाजमी है। आप सिर्फ ये लिख के आ जाएंगे, सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन लिख के आ जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ ड्राफ्ट करके आ जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पेपर में आईकैप को बताना होता है कि ये रेलेवेंट सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगा और इस सेक्शन में जो आपने बताई है बातें 20 से ज्यादा लोग और गेन वाली बात, ये सवाल में आपने मुझे दी नहीं है, इसी को मैं यूज करके आपको ये कंक्लूड कर रहा हूं कि इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू फॉर्म एंड रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट। क्या यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहला सवाल, A group of 130 person, कितने लोग हैं भाई, 130 person। सही है। Formed a housing cooperative society in Multan and got it registered under the Cooperative Societies Act 1925। They are not required to register under the company law। क्यों भाई, 20 से ज्यादा लोग हैं, एक सोसाइटी बनाई हुई है, गेन वगैरह ले रहे हैं, तो भाई क्यों उनको कंपनी बनाना जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि बिकॉज हमारे पास रेलेवेंट सेक्शन क्या है, हमारे पास रेलेवेंट सेक्शन है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी सोसाइटी। सही है। एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन अ पार्टनरशिप फॉर्म और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। तो अगर आप इसको देखें तो ये रजिस्टर्ड हुआ है, ये फॉर्म हो चुका है और रजिस्टर्ड हुआ है एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो अगर एक बॉडी के ऊपर ऑलरेडी एक एसोसिएशन के ऊपर या एक सोसाइटी के ऊपर ऑलरेडी एक कानून अप्लाई हो चुका है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925, तो कैसे पॉसिबल होगा कि उसके ऊपर आप कंपनीज एक्ट भी अप्लाई करें। उसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसको एज पर कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। अगर आप पीसीएचएस देखें तो पीसीएचएस का फुल फॉर्म ये है, पाकिस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी बनी है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 के तहत बनी है। चूंकि ये एक सोसाइटी ऑलरेडी पाकिस्तान के कानून के तहत बन चुकी है, तो इसके ऊपर चाहे 20 से ज्यादा लोग हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, इनको कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेक्शन 9 की जो एक्सेप्शन है ये वहां पे फॉल कर जाएंगे। इसको हमने परफेक्ट ड्राफ्ट कैसे करना है, एज द पर्संस आर मोर देन 20, फर्क नहीं पड़ता, एंड हैड फॉर्म्ड अ सोसाइटी एज पर लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925। Therefore, it is not required to be registered as per Companies Act 2017। आप देखिएगा मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूं, मैं वर्ड रजिस्टर कर रहा हूं। मैंने फॉर्म का वर्ड क्यों यूज नहीं किया आंसर में, बिकॉज कंपनी, ये एक बॉडी, ये एक सोसाइटी ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुकी है। जब ये ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुकी है तो इसको अब रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनीज एक्ट में सेक्शन 9 जो हमने पढ़ा वो आपको इस चीज की एक्सेप्शन दे रहा होता है। बच्चों क्लियर है हम सारे यहाँ पे। सिर्फ 5 मिनट और है प्यारे, जो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, अटेंटिव हो जाए। आप समझे, हमने जो 2-3 क्लासेस पढ़ी उसका पूरा खुलासा कर रहे हैं फास्टली, और ये हैंड आउट, ये चीजें आपको पेपर से पहले बड़ा हेल्प करेंगी, और एक क्विक रिवीजन वीडियो जो हमारे पोर्टल पे अपलोड होंगी ये बड़ा हेल्प करेंगे। बच्चों क्या यहाँ तक क्लियर है हम सारे। इसको नोट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, ये हैंड आउट पे आपसे शेयर हो जाएंगे बच्चों। बेहतरीन हो गया प्यारे बच्चों, बेहतरीन हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा, हम अगर देखें तो हमने कंपनी की डेफिनेशन क्या पढ़ी, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। इसका मतलब है वो एसोसिएशन, वो बॉडी, वो एंटिटी जो सेक्शन 9 में फॉल कर जाएगी, जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कंपनी को फॉर्म करना।
तो भाई लॉ से मैं पूछूंगा भाई मुझे बताओ ना फॉर्म कैसे करनी है, सही है, मेरे पास क्या तरीकेकार मौजूद है फॉर्म करने के। तो मेरे पास अगला सेक्शन आ जाएगा मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। मैं अगेन आपको बता दूंगा, मैं कंपनी की डेफिनेशन से लेकर चल रहा हूं, और कंपनी की डेफिनेशन क्या है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। तो भाई अगली चीज फॉर्म का बता दें, कंपनी कैसे फॉर्म कर सकता हूं, कौन सी फॉर्म कर सकता हूं। तो मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी मेरे पास तीन तरीके हैं, एक पब्लिक कंपनी बना सकता हूं, दूसरी प्राइवेट कंपनी बना सकता हूं, और तीसरी सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता हूं। ये सिंगल मेंबर कंपनी भी प्राइवेट कंपनी की ही एक शाख है, सही है। अगला सवाल, पब्लिक कंपनी क्या है भाई, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये डेफिनेशन आप बड़े मजाक में ले जाते हैं, ये मजाक वाली डेफिनेशन नहीं है, ये एक बड़ी सीरियस डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा खुलासा करेंगे आज की क्लास में, सही है। अच्छा, अगली इसमें आता हूं प्राइवेट कंपनी। तो अगर वो पब्लिक कंपनी में कह रहा है मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो भाई अब मुझे ये बता दें प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल restrict the right to transfer its shares। पहली कंडीशन, limit the number of its member to 50 not including person who are in the employment of the company। यहां पे उसने खुलासा कर दिया कि भाई मेंबरान की तादाद 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, एम्प्लॉय आप 500 लेके बैठ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। तीसरा, prohibit any invitation to the public to subscribe for the shares इफ एनी का वर्ड क्यों लिखा है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, और डिबेंचर और रिडीमेबल कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है प्यारे बच्चों, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी को थोड़ा आप यूं समझने की कोशिश करिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल जो सेठिया कंपनी होती है वो चाहते हैं कि यार हम अपना बिजनेस खुद ही करें, हम पब्लिक से पैसा ना लें, ना पब्लिक को मुंह लगाएं। तो जब आपने पब्लिक को मुंह नहीं लगाना तो इसका मतलब है आप अपने शेयर्स भी पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जो हूं मेरे पास 100 शेयर्स पड़े हुए किसी को खरीदना है, आप पब्लिक से पैसा भी नहीं मांग सकते। और शेयर्स के अलावा आप कंपनी से ये नहीं कह सकते कि भाई आ जाओ मेरे पास डिपॉजिट करवा दो, सही है, और कुछ मुनाफा वगैरह होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। आप पब्लिक से डिपॉजिट भी नहीं ले सकते। जब आपने कंपनी प्राइवेट बनानी है, जब आपने एक आइसोलेटेड कंपनी बनानी है, तो आप पब्लिक के मुंह भी नहीं लगेंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिलेट है, सही है, तो जिलेट हमारे पास लिस्टेड कंपनी है। जब लिस्टेड कंपनी तो जिलेट जो कुछ भी काम करता है पब्लिक को बताता है, सही है। कोविड आया, उसका प्लांट शट डाउन हुआ, उसने पब्लिक को बताया। फाइनल एजीएम होने जा रही होती है, नोटिस देता है वो क्या कहते हैं अखबार में कि भाई जो शेयर होल्डर है वो आके मेरी मीटिंग अटेंड कर सकता है। वो कुछ भी करने जा रहा होता है वो शेयर होल्डर से पूछता है, भाई क्यों शेयर होल्डर से पूछ रहे हो, भाई जब पब्लिक का पैसा रखा हुआ है तो पब्लिक से ही पूछूंगा यार, भाई एफएस लिए तो क्यों अपनी वेबसाइट में डाल रहे हो, क्यों शेयर होल्डर को दे रहे हो, भाई पब्लिक का पैसा है तो उसको पता होना चाहिए मैंने कितने कमाए कितने नहीं कमाए। भाई अगर कल को डिविडेंड आपने देना है, कुछ भी करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, आपको शेयर होल्डर्स के पास ही जाना पड़ेगा, आपको पब्लिक से ही अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सही है। मैं भी एक फाइनल क्लास ले रहा था और एक बच्चे ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा। देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक पीएसओ एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अगर पीएसओ लेट्स से एक लिस्टेड कंपनी है तो आप सोचिए पीएसओ के शेयर्स तो पता नहीं कितने लोगों के पास होंगे, पूरे पाकिस्तान में हजारों लाखों के तादाद में होंगे। अब पीएसओ हरकत क्या करेगा, पीएसओ कहेगा यार एजीएम होगी, एजीएम में शेयर होल्डर्स आएंगे, यही पब्लिक आएगी, दिमाग खराब करेगी, कोई रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। पीएसओ बैठ के अपनी एजीएम जिस जगह पे करानी है वो कोई बहुत दूर दराज की जगह करा देता है, सही है, दूर दराज पाकिस्तान से लेट से बाहर करा देता है, या कटी पहाड़ी में करा देता है, या लाड़काना में करा देता है। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट आपके ऊपर एक सेक्शन इंपोज कर देता है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी है, मतलब पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो आपने जो मीटिंग कॉल करनी है शेयर होल्डर्स की, तो जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है आपने उसी जगह पे करनी है, उसी शहर में करनी है या उसके आसपास करनी है। लेकिन ये सेक्शन किसके ऊपर इंपोज किया गया, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के ऊपर। प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्यों नहीं किया गया, प्राइवेट कंपनी को उसने बोला कि जब आपने पब्लिक का पैसे ही नहीं लिया हुआ, आपने अगर मीटिंग करनी है आप मॉरिशस में जाके मीटिंग करें, आपने मीटिंग करनी है आप जाए कटी पहाड़ी में, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इससे। तो ये बात हमें समझ आती है, पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस एंड रिक्वायरमेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज आप पब्लिक का पैसा लेके बैठे हुए होते हो, सही है। हैस्कॉल एक लिस्टेड कंपनी थी प्यारे बच्चों, जब फ्रॉड हुआ तो शेयर होल्डर का सारा पैसा डूब गया। 100-150 रुपए का शेयर था, 100-150 रुपए का शेयर खरीदा हुआ था, 2 रुपए पे शेयर आ गया था। तो जब आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हो, पब्लिक से पैसा लेते हो, पब्लिक को कहते हो यार ये कागज का पर्चा पकड़ो, ये कागज का पर्चा क्या है, ये एक शेयर सर्टिफिकेट है, ये कागज का पर्चा लो और मुझे 100 रुपए दे दो, सही है। तो जहां आप पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन भी, आपके डिसीजन भी पब्लिक के अराउंड ही इवॉल्व हो रहे होते हैं। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी है, अगर मैंने अपने पैसों से कंपनी बनाई है, मैं पब्लिक का पैसा ले ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर रिस्ट्रिक्ट करें कि आप ये आज प्राइवेट कंपनी बना के आप ये शेयर्स पब्लिक को ट्रांसफर नहीं करेंगे, ना ही पब्लिक से किसी किस्म का कोई पैसा इकट्ठा करेंगे, और आपकी तादाद भी 50 तक होगी। 50 तक क्यों,
बिकॉज आप पब्लिक कंपनी नहीं हो ना भाई। जब 50 से ज्यादा 5 लाख मेंबर्स हो जाएंगे तो इसका मतलब है पब्लिक तो इन्वॉल्व हो गई। तो यहां पे भी मेंबरान की तादाद कितने तक लिमिट कर दी है, 50 तक लिमिट कर दी है। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है हमें। अगली कंपनी हमारे पास कौन सी है, सिंगल मेंबर कंपनी, मींस अ कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर। सही है। तो अगर आपने ये 3 कंपनीज बनानी है, पब्लिक, प्राइवेट या सिंगल, इनमें से कोई कंपनी बनानी है, तो अगली चीज हम देख लेते हैं कि आपके पास तरीकेकार क्या मौजूद है। 3 or more person by subscribing their name to memorandum of association। 3 या 3 से ज्यादा लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। 2 और 2 से ज्यादा लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं, प्यारे बच्चों जल्दी से बताते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। और एक बंदा कौन सी कंपनी बना सकता है, सिंगल, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी की डेफिनेशन ही ये मींस अ कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर। तो इसका मतलब है, मुझे बताएं 3 और 3 से ज्यादा, तो ज्यादा कहां तक जा सकता है, मुझे कोई बता सकता है। 3 या 3 से ज्यादा, तो ज्यादा कहां तक जा सकता है, कोई बता सकता है मुझे। बच्चों जल्दी, छेती छेती। अनलिमिटेड। नहीं, पब्लिक की बात कर रहा हूं, पब्लिक की बात कर रहा हूं, आयशा पब्लिक की बात कर रहा हूं। कहां तक जा सकता है प्यारे बच्चों, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में भी लिखा हुआ है 2 और मोर पर्सन, तो यहां पे जो मोर पर्सन लिखा हुआ है ये कहां तक जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों सिर्फ 5 मिनट और है, बिल्कुल अटेंटिव रहना है। जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त। और ये यहां पे क्या मोर का वर्ड यूज होना चाहिए, यहां पे क्या मोर का वर्ड यूज होना चाहिए। नहीं, जिशान साहब और एके, अगर आप 20 कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं। अगर आप 20 कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। आपकी जो लिमिट है नंबर ऑफ इट्स मेंबर 250 है। सही है, 20 नहीं लिखा हुआ है यहां पे। क्लियर है जिशान साहब और एके। चलिए बच्चों 5 मिनट और, 5 मिनट और। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये मसला हो जाता है हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, एक चीज मुझे बताएं, ये समझ आ गया ना कि 50 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज जब 50 से ज्यादा हो जाएंगे तो 50 से ज्यादा तो 5 लाख भी हो सकते हैं। तो जब 5 लाख होंगे तो इसका मतलब ये है कि यार आपने तो पब्लिक को ही इकट्ठा किया है ना, तो फिर आपको कंपनी भी कौन सी बनानी पड़ेगी, पब्लिक। तभी यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी है बच्चों। डन हो गया यहाँ पे। तो हमने जो एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा वर्ड पढ़ा था। हम अगर पहली स्लाइड में आए प्यारे बच्चों, व्हाट इज कंपनी, फॉर्म। तो फॉर्म के ऊपर मेरे पास कौन सा सेक्शन आ जाएगा, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम फॉर्म के वर्ड को लेके बैठे हुए हैं अभी। इसके बाद वो कहता है अगर आपने कंपनी की टाइप डिसाइड कर ली कि आपने पब्लिक बनानी है, प्राइवेट बनानी है या सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। सही, एक फर्दर डिसीजन मेकिंग है कि आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बना लो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बना लो, या अनलिमिटेड कंपनी बना लो। ये जो वर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, तो जो लोग कंपनी बना रहे थे प्यारे बच्चों, जो लोग कंपनी बना रहे थे, कौन लोग कंपनी बना रहे थे, एनी 3 और मोर पर्सन, एनी 2 और मोर पर्सन, एनी 1 पर्सन। तो जब ये कंपनी बनाएंगे तो ये जो चीज डिसाइड करी जाएगी कि आपने कंपनी बनानी कौन सी है, आपने कंपनी बनानी कौन सी है, आपने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनानी है। तो ये किससे रिलेटेड है प्यारे बच्चों, ये तीनों चीजें किससे रिलेटेड है, तीनों चीजें उन पर्सन से रिलेटेड है जो कंपनी बनाने जा रहा है। तो वो ये कहेंगे, ये हम सबको पता है और बहुत डिटेल में हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जहां पर्सन एक कंपनी बनाते हैं, वो पर्सन और कंपनी के दरमियान अब एक वॉल आ जाती है। वॉल का मतलब यह है कि कल को अगर कंपनी क्रेडिटर को पैसे नहीं देगी तो क्रेडिटर शेयर होल्डर या मेंबर के घर पे या इन पर्सन के घर पे नहीं आ सकता। शेयर होल्डर इन मेंबर या पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। शेयर होल्डर क्रेडिटर इनके खिलाफ किसी भी किस्म का सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ये एक बड़ी खास बात है कंपनी की। तभी इंकरेज किया जाता है कि जी आप एक कंपनी बनाएं, कंपनी डूबेगी, आप नहीं डूबेंगे। सही है। हाँ, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करते हैं और खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, कोई आपका बिजनेस लॉस में आ जाता है, क्रेडिटर को अगर आपने पैसे देने हैं तो वो आपके घर तक आके भी पैसे रिकवर करेगा। तो कंपनी का बनाने का फायदा ये होता है कि एडवांटेज ये है कि एक वॉल आ जाती है बिटवीन दी मेंबर्स एंड दी कंपनी। सही है। तो वो मेंबर फिर अपनी लायबिलिटी बताते हैं कि भाई हम जब कंपनी बनाने जा रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी। तो लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी या अनलिमिटेड कंपनी होगी। सही है।
तो यहां पे अगर हम एक चीज देखें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की डेफिनेशन क्या है? लिमिटेड बाय शेयर मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? वही जो पर्सन ऊपर बात चल रहा है। लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। ये खुदा का वास्ता है, सुनने की कोशिश करिएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कहती है मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, सही है, मैं आपको इसको कहता हूं कि यार मेरे पास आज 8 रुपए पड़े हुए, 8 रुपए आप मुझसे ले लो, 2 रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा। और खुदा ना खास्ता कल को कंपनी बंद हो गई, तो मुझे बताएं मैं कितने अमाउंट के लिए लायबल हूं प्यारे बच्चों? मैं कितने अमाउंट के लिए लायबल हूं? जल्दी 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 बच्चों। 10 रुपए का शेयर था, मैं 8 रुपए ऑलरेडी दे चुका हूं प्यारे बच्चों, मैं 8 रुपए ऑलरेडी दे चुका हूं। 10 रुपए का शेयर प्राइस था, मैंने 8 रुपए ऑलरेडी पे कर दिए। अनपेड अमाउंट कितनी है? अनपेड अमाउंट 2 रुपए की है। चूंकि अनपेड अमाउंट 2 रुपए की है, कल को क्रेडिटर को 2 अरब रुपए भी देने होंगे, तो मैं सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करूंगा कंपनी पे? मैं सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करूंगा? 2 रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर limited by the memorandum to such amount as the member may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of being, कौन सा वर्ड आ रहा है प्यारे बच्चों? in the event of being। तो कल को कंपनी बंद हो जाती है, तो कंपनी बनाते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि कल को खुदा ना खास्ता कंपनी वाइंड अप हो गई, तो भाई आज हम एक अमाउंट तय कर लेते हैं कि हम इतनी अमाउंट पे करेंगे, सही है, इतनी अमाउंट हम पे करेंगे, सही है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा? वाउंड अप का। और यहां पे क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में वाइंड अप का वर्ड यूज हो रहा है? दोनों डेफिनेशन को प्यारे बच्चों अगर आप सामने रखें तो मुझे बताएं क्या वाइंड अप, तो इसका मतलब क्या है? अब मैं आपके सामने अगर एक सिनेरियो रखूं, एक कंपनी है, उसके शेयर, उसकी शेयर प्राइस 10 रुपए की थी, मेंबर ने कितने पे करे? 8 रुपए। ये 2 रुपए कब पे करने पड़ेंगे उसको? जल्दी। जल्दी प्यारे बच्चों, ये 2 रुपए कब पे करने पड़ेंगे? कंपनी ने शेयर से कहा कि भाई 2 रुपए अपने दे दो, उसने कहा कंपनी वाइंड अप होगी ना तब दूंगा। वाइंड अप के वक्त पे करेगा? वाइंड नहीं, देखें यहां पे वाइंड अप का वर्ड ही यूज नहीं हुआ हुआ। चूंकि यहां पे वाइंड अप का वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब है कंपनी 2 रुपए उससे कभी भी मांग सकती है, वाइंड अप से पहले भी मांग सकती है, और उसको ये अमाउंट देना लाजमी होगी। और आगे जाके जब हम डिविडेंड का सेक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो डिविडेंड में एक चीज लिखी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा, कल को कंपनी ने अनाउंस करा कि हर एक शेयर के ऊपर मैं 3 रुपए का डिविडेंड दे रहा हूं, हर एक शेयर के ऊपर 3 रुपए का डिविडेंड दे रहा हूं, क्या इस शेयर होल्डर को भी आप 3 रुपए का डिविडेंड देंगे? क्या इस शेयर होल्डर को भी आप 3 रुपए का डिविडेंड देंगे? प्यारे बच्चों कितने का डिविडेंड देंगे? जल्दी से बता दें कितने का डिविडेंड देंगे? सिर्फ 1 रुपए। तो इसका मतलब है कंपनी डिविडेंड को, डिविडेंड पेबल को सामने वाले के शेयर रिसीवेबल से क्या कर सकती है प्यारे बच्चों? एडजस्ट कर सकती है। ये हम इंशाल्लाह डिविडेंड के सेक्शन में पढ़ेंगे, सही है। गारंटी के वक्त आपने वो गारंटीड अमाउंट पे ही कब करनी है? जल्दी से बता दें, गारंटी के वक्त ये अमाउंट आपने पे ही कब करनी है? जबरदस्त। तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं, ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं, पॉइंट इस प्यारे बच्चों का पेपर में सवाल आता है कि भाई शेयर होल्डर है, उसने 2 रुपए पे नहीं करा है, सही है, और वो ये कह रहा है कि जी जब वाइंड अप होगी तब मैं पे करूंगा। कमेंट करें इसके ऊपर। तो आप क्या कमेंट करेंगे? आप ये कमेंट करेंगे कि भाई इस सेक्शन में लिमिटेड बाय शेयर्स में वाइंड अप का तो वर्ड यूज नहीं हुआ, सही है, ये तो एक अनपेड अमाउंट है और ये इसकी लायबिलिटी और ये उसको पे करना लाजमी है। जबरदस्त। अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। अब इन्हीं तीन चीजों को प्यारे बच्चों एक अच्छी से इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके एसेट्स कितने के? 80 रुपए के। उसकी लायबिलिटी कितनी है प्यारे बच्चों? 100 रुपए की है, ठीक है। एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। अमाउंट कितनी पे करी एक मेंबर ने? 7 रुपए। और मैं एज्यूम कर, अब मुझे बता दें यहाँ पे शेयर होल्डर को कितनी अमाउंट पे करनी है, कितने के लिए वो लायबल है? अच्छा, लेकिन 80 रुपए के असासे हैं, 100 रुपए की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जो 100 रुपए की है वो किसको होगी? वो तो क्रेडिटर्स को होगी।
तो क्रेडिटर्स को आप कितने रुपए पे कर सकते हो, मुझे जल्दी से बता दें। कंपनी अगर वाइंड अप होगी प्यारे बच्चों, तो क्रेडिटर्स को आप कितने पैसे पे कर सकते हो, जल्दी छेती छेती। क्रेडिटर्स को कितने पैसे आप पे कर सकते हो? नहीं आप नहीं, कंपनी कंपनी कितने पे करेगी, 100 में से कितने पे कर सकती है? कंपनी की औकात कितनी है? कंपनी की बात कर रहा हूं, शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा। कंपनी की औकात कितनी है? कंपनी की औकात है कि वो 80 रुपए पे कर सकती है। किसको? तो क्रेडिटर्स की कितनी अमाउंट बची प्यारे बच्चों? क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी बची? 20 रुपए। सही है। इस 20 रुपए में से एक बंदा मजीद 1 रुपए 3 रुपए देगा, वो कौन होगा? वो ये शेयर होल्डर होगा। तो ये जब 3 रुपए उसको मजीद देगा तो अभी भी क्रेडिटर की अमाउंट कितनी बची प्यारे बच्चों? अभी भी क्रेडिटर की अमाउंट कितनी बची? 17 रुपए। क्या ये 17 रुपए के लिए इस शेयर होल्डर के घर में जा सकता है? बस प्यारे बच्चों, लेकिन अगर ये कंपनी नहीं होती और अगर ये पार्टनरशिप होती तो क्या ये 17 रुपए के लिए उन पार्टनर्स के घर पे जा सकता है, उन पार्टनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है? मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, अगली एग्जांपल हम देखते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर 80 रुपए है, लायबिलिटी 100 रुपए है। अगेन 100 रुपए की लायबिलिटी किसको होगी? क्रेडिटर्स को होगी। जो अमाउंट डिसाइड हुआ था वो डिसाइड कितना हुआ था? गारंटी कि हम कितने रुपए पे करेंगे? 15 रुपए पे करेंगे। ये 15 रुपए पे कब करने पड़ेंगे? जब कंपनी क्या हो रही होगी? वाइंड अप हो रही होगी। मुझे बता दें, यहाँ पे जो लाइट से एक ही शेयर है और एक ही शेयर होल्डर है लाइट से, उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? अभी हमारे पास खसारा कितने का है प्यारे बच्चों? खसारा कितना का है हमारे पास? पहले मुझे बताएं खसारे की अमाउंट कितनी है, डेफिसिट की अमाउंट कितनी है? डेफिसिट, खसारा, सासा नहीं खसारा। डेफिसिट की अमाउंट कितनी है प्यारे बच्चों? जबरदस्त। जो खसारे की अमाउंट है, जो डेफिसिट की अमाउंट है, वो 20 रुपए। ठीक है, ये क्रेडिटर को पे करना है। मुझे पता है इसमें से क्रेडिटर को मजीद कितने पे करूंगा मैं? ये शेयर होल्डर जो है ये कितने रुपए पे करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए पे करेगा प्यारे बच्चों। क्रेडिटर अभी भी 5 रुपए से महरूम हो जाएगा, लेकिन इस 5 रुपए के लिए ना ये शेयर होल्डर के घर जाएगा ना कुछ करेगा, बस ये सारा का सारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अनलिमिटेड कंपनी, तो अमाउंट टू बी पेड बाय शेयर होल्डर, खसारा 20 रुपए का है, लेकिन वो पे कितने करेगा? वो पे 15 रुपए ही करेगा। बेहतरीन। एक अनलिमिटेड कंपनी है प्यारे बच्चों, मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लायबिलिटी। अगेन 80 रुपए के है, खसारा 100 रुपए का है। लेट से कंपनी वाइंड अप होने जा रही है। मुझे बताएं यहाँ पे शेयर होल्डर को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? जल्दी से बता दें, यहाँ पे शेयर होल्डर को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? प्यारे बच्चों जबरदस्त, यहाँ पूरे 20 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर शेयर होल्डर 20 रुपए पे नहीं कर पाता तो क्या मैं शेयर होल्डर के घर जा सकता हूं? शेयर होल्डर को अपने पर्सनल असासे बेच के ये 20 रुपए पूरे करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है सारे यहाँ पे बच्चों? तो हमने हार्डली 20 मिनट पढ़ा और 20 मिनट में बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में हमने देख लिया कि हमने सिर्फ एक डेफिनेशन के अराउंड इवॉल्व है, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। किन लोगों की रिक्वायरमेंट है कंपनी को फॉर्म करना और रजिस्टर करना? अगर वो रिक्वायरमेंट में पूरा उतर जाते हैं, अगर सेक्शन 9 अप्लाई हो जाता है, तो मैं लॉ से पूछता हूँ कि भाई अब मुझे बताएं मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। तो मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी कर दिया। मुझे अब जल्दी से बता दें प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती बच्चे बता दें, अगली क्लास में जब हम कोई रिवीजन कर रहे होंगे तो हमारा फोकस किस चीज के ऊपर होगा? किस चीज के ऊपर होगा? जल्दी छेती छेती, बस आखिरी जवाब दे दें, क्लास ऑफ है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी प्यारे बच्चों, उसमें हमारा फोकस किस चीज के ऊपर होगा? जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं तय कर चुका हूं कि मैंने पब्लिक कंपनी बनानी है। मैं तय कर चुका हूं कि मैं लिमिटेड बाय शेयर्स बनाना चाहता हूं। मेरी जो लायबिलिटी होगी मेंबर्स की, वो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। अगला सेक्शन हम अगली क्लास में कौन सा पढ़ने जाएंगे? रजिस्ट्रेशन का। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन का वर्ड हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जैसे ही रजिस्टर्ड का वर्ड हम पढ़ेंगे, जैसे ही हम रजिस्टर्ड का वर्ड पढ़ेंगे, जैसे तो रजिस्टर्ड के ऊपर हमारे पास एक सेक्शन आएगा। कौन सा सेक्शन आएगा? सेक्शन 16। ये अगली क्लास का टारगेट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे इस सेक्शन को पढ़ने जाएंगे हमारे पास 3-4 सब सेक्शंस और आ जाएंगे। जब इन सब सेक्शंस को हम पढ़ने जाएंगे तो हमारे पास मजीद सेक्शन हमारे पास एक्सप्लोर होते रहेंगे। इंशाल्लाह हम इस स्ट्रक्चर में चीजों को पढ़ने जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? बेहतरीन हो गया। तो समझ आ रहा है कि लॉ को किस तरीके से हमने लॉजिकली और लिंक करके पढ़ना है। जब तक हम इसको लिंक करके नहीं पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर इसका नहीं पढ़ेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे आज सेक्शन 1 पढ़ा फिर सेक्शन 2 पढ़ा, हम सेक्शन 1 2 3 करके पढ़ ही नहीं सकते। हमने पढ़ना उसी लॉजिकल वे में है जिस लॉजिकल वे में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, एक कंपनी फॉर्म्ड होती है, एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है। डन हो गया प्यारे बच्चों? तो आधा घंटा और 3 जो हमारी क्लासेस थी उसमें से जो हमारी स्टार्टिंग की 2 क्लासेस थी उसका खुलासा आज हो गया।
अगली क्लास में हम इंशाल्लाह सेम आधे घंटे की क्लास रखेंगे। ये एक अच्छी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होगी जिसके बेसिस पर हम इंशाल्लाह उसको भी क्विकली रिवाइज करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको डिटेल्ड व्हाइट बोर्ड लेक्चर में पढ़ाई है चीज़ें, उसमें बेतहाशा एग्जाम्पल दी है, बेतहाशा ड्राफ्टिंग करवाई है, बेतहाशा चीज़ों को इंटरप्रेट किया है, इलस्ट्रेशन है, वो लाजमी देखनी है। ये सिर्फ और सिर्फ उसका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। क्लास से कुछ फायदा हुआ, क्विक रिविजन में फायदा हुआ तो ऐसा अगर हम आधा आधा घंटा कर लेंगे प्यारे बच्चों तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। एडमिन ने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करा है, काइंडली उसको ज्वाइन करें ताकि मैं हैंडआउट शेयर कर दूं। बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों और थैंक यू सो मच इस टाइम पर। थैंक यू सो मच।